हेलो दोस्तों, इन अवर प्रीवियस टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स वी स्टडीड मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी मूव हो रहा है, दैट इज व्हाट वी स्टडीड। वहां पे हम लोग ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये बॉडी क्यों मूव हो रहा है। नाउ लेट अस स्टडी अ न्यू चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, which is a part of physics known as mechanics, where we will study why a body moves. As you know from school, एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उस पे क्या लगना चाहिए कि वो मोशन में आ जाए? तो यस, देयर शुड बी अ फोर्स ऑन द बॉडी। फोर्स लगेगा तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स कैन क्रिएट मोशन ऑफ अ बॉडी इन दिस सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is a force? Force can be thought of as a push or a pull on the body. एक बॉडी पे हम लोग पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। कुछ तो डायरेक्शन होगा पुश या पुल का। इन दिस केस पुश कहां है या पुल कहां है? इट इज टुवर्ड्स राइट। तो इसीलिए फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, in the honor of scientist Isaac Newton, who did a lot of work in forces. And its CGS unit is dyne. 1 Newton is 10 raised to 5 dynes, as you know from school already. There are various types of forces, but we can classify any force under these 4 categories. 4 कैटेगरी कौन से हमारे पास? One is gravitational force, another is electromagnetic force, third is nuclear force. Nuclear force में हमारे पास 2 कैटेगरी है, strong nuclear force and weak nuclear force. तो let us first study our first type of force, which is gravitational force. तो gravitational force किसी भी 2 masses के बीच में लगेगा। ये मास मान लो m1 है और ये दूसरा मास m2 है, separated by a distance r. इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? r. तो इफ वी हैव 2 masses m1 and m2 separated by a distance r, then you know न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये स्कूल में सबको एक्सप्रेशन था। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स m1 and m2 separated by a distance r is given by the expression F is g m1 m2 upon r square, where g is gravitational constant 6.67 into 10 raised to minus 11. तो ये हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एनी 2 masses m1 and m2 separated by a distance r attract each other with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. The constant of proportionality is gravitational constant capital G. This gravitational force is always attractive. कोई भी 2 बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैंने ये 2 हाथ में ये 2 मासेस को रख दिया तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये दोनों चिपक रहे हैं? नहीं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ये फोर्स वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है कि ये ऐसे एक दूसरे को आके चिपक जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, बट इवन दो इट इज वीक, इट इज अ वीक फोर्स, इवन दो इट इज अ वीक फोर्स, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। बहुत ही दूर दूर तक ये फोर्स लगेगा। कितने दूर तक? कि मान लो हमारे पास ये सन और अर्थ है। सपोज दिस इज सन एंड सपोज दिस इज अर्थ। तो हम लोग को पता है अर्थ सन के आजू बाजू ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, तो अर्थ सन के अबाउट गोल गोल घूमते रहता है। ओके, तो ये क्यों अर्थ गोल गोल घूम रहा है अबाउट सन? सन के अराउंड अर्थ गोल गोल क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ ऐसे दूर चला जाता, लेकिन जैसे ही अर्थ दूर जाने की कोशिश करता है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींच लेता है और अर्थ हमेशा सर्कल में ऐसे सन के अबाउट गोल गोल घूमते रहता है। लेटर ऑन इन द चैप्टर सर्कुलर मोशन वी विल सी दैट हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण अर्थ गोल गोल घूमता है।
that is later, but for now remember any two objects attract each other with a force which is known as gravitational force. Okay, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, सन से अर्थ के बीच में भी लगेगा, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. देन इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट. इसका मतलब क्या है, अगर मान लो सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है, तो इट इज वैक्यूम. फिर भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होगा. अगर सन और अर्थ के बीच में पानी रहता तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू उतना ही होता. जैसे suppose we have two masses m1 and m2 separated by a distance r, so we can calculate the value of gravitational force between them by this expression F is g m1 m2 upon r square. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हवा है तो कुछ तो वैल्यू आएगा फोर्स का, let us say some value F. अगर हम लोग ने ये मीडियम यहां पे चेंज कर दिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में पानी का मीडियम रख दिया, वाटर मीडियम रख दो या ऑयल मीडियम रख दो या केरोसिन मीडियम रख दो, यू टेक एनी मीडियम बिटवीन दीज टू मासेस, स्टिल इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस इज सेम, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस विल आल्सो बी सेम. जितना फोर्स ग्रेविटेशनल का हवा में होगा इन दोनों मासेस के बीच में, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन दोनों मीडियम में पानी रहे या ऑयल रहे या केरोसिन रहे तो भी उतना ही फोर्स होगा. तो दैट मीन्स दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. कोई भी मीडियम हो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहता है. हेंस वी आर राइटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. देन फाइनली इफ यू सी केयरफुली, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. वी विल स्टडी फर्दर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स and the applications of gravitation, but that will be in a separate chapter known as gravitation. So for now, remember these characteristics and equations of gravitational force. Coming to our second type of force, which is electromagnetic force. अब ये electromagnetic force क्या होता है, तो electromagnetic force acts between two charges. Suppose हमारे पास दो objects है, तो एक object को मैंने ऐसे बाल से घिसा, तो if I rub the object with my hair, then in that case what will happen? Let us say इस body का electrons मेरे hair में transfer हो गया. The hair has attracted the electrons of this body towards itself. तो मेरे hair में इस body के electrons चले गए और इस body पे कुछ तो charge आ जाएगा which will be positive charge because this body has lost electron. ये बॉडी ने इलेक्ट्रॉन मेरे बालों को दे दिया, मेरे हेयर को दे दिया, तो इन दैट केस इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस बॉडी नाउ इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. लेट अस से इस पे चार्ज है Q1 एज आई हैव शोन हियर. सो फर्स्ट बॉडी पे चार्ज आया Q1. अब मैंने दूसरा बॉडी लिया, इस बॉडी को मैंने फिर से अपने बाल से घिसा एंड ऑन रबिंग विथ माई हेयर, तो इन दैट केस लेट अस से मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू माई हेयर and this body has lost electrons. तो ये बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मेरे हेयर के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया Q2. लेट अस से इस बॉडी पे कितना चार्ज आया Q2. नाउ दीज टू बॉडीज Q1 एंड Q2, इनको मैंने R डिस्टेंस दूर रख दिया एक दूसरे से, तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो दे विल रिपेल ईच अदर. ओके, सो द एक्सप्रेशन फॉर रिपल्शन फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. F is K Q1 Q2 upon R square. The force between two charges Q1 and Q2 separated by a distance R is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. The constant of proportionality is K, known as Coulomb's constant. तो ऐसा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स का इक्वेशन है. दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कूलम, इसीलिए इसको कूलम फोर्स बोलते हैं.
दिस एक्सप्रेशन was discovered by न्यूटन, इसीलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं. दिस एक्सप्रेशन was discovered by कूलम, इसीलिए इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं. Now, if the two charges are positive, they will have repulsive force. If one of them is positive, other is negative, then there will be attractive force. दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव है तो भी रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो फिर अट्रैक्टिव होगा. तो we can have two types in this electromagnetic force. It can be attractive if the two charges are opposite in sign, and it can be repulsive if the two charges are of same sign. Then one more thing which we have to remember here, देखो जो यहाँ पे है उसी का ऑपोजिट पॉइंट्स है मोस्टली. यहाँ पे हमारे पास मासेस था, यहाँ पे हमारे पास चार्जेस है. यहाँ पे अट्रैक्टिव है, यहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. यहाँ पे दिस फोर्स इज वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है. ये जो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर. ग्रेविटेशन फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसीलिए दो लाइक चार्जेस रहेंगे तो थोड़ा सा रिपल्सन फील होगा, दो ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्शन भी फील होगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स हम लोग ने रख दिए थे तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी पास पास नहीं आ रहे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी वीक फोर्स. लेकिन कूलम फोर्स जो है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं तो व्हाट वी विल फाइंड इज दे विल स्लाइटली अट्रैक्ट ईच अदर. दोनों सेम साइन के तो विल फील कि थोड़ा सा ये दूर दूर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स. देन यहां पे लॉन्ग रेंज था, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था. यहां पे ऐसा नहीं है, ये दो चार्जेस को हम लोग दूर दूर रखते तो इनमें कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन कुछ भी महसूस नहीं होगा. जैसे ही हम लोग डिस्टेंस दूर करते हैं, रेंज बढ़ा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. इट स्टॉप्स एक्टिंग, ऑलमोस्ट इट विल स्टॉप एक्टिंग. तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं. जब हम लोग पास पास रखे दो चार्जेस को, only then this will act. So this is short range force. Okay. Then it is medium dependent. What do we mean by that? अगर हम लोग ने दो चार्जेस को हवा में रखा और कुछ फोर्स का वैल्यू है इन दो चार्जेस के बीच में, लेट अस से F, तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में पानी डाल दिया या फिर केरोसिन डाल दिया या फिर ऑयल डाल दिया, तो इन दैट केस मीडियम चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा. एंड to give you an information, on having oil as medium or kerosene as medium, the force decreases. तो इसीलिए this is dependent on the medium. So this is medium dependent force. Electrostatic force is medium dependent force. Then from this expression, force is inversely proportional to square of distance. तो इसीलिए electrostatic force also follows inverse square law. Force is inversely proportional to square of distance. So force, electrostatic force follows inverse square law. So these are the characteristics which we have to remember for electrostatic force. Now coming to next kind of force which we will not have much expression or problems on it. इन दोनों पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, बट न्यूक्लियर फोर्स पे हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. इसको सिर्फ थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे अबाउट न्यूक्लियर फोर्स. द फर्स्ट थिंग पॉइंट अबाउट इट, एज यू नो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर सुनते ही तुम्हें समझेगा ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट कर रहा है. न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस. अब एटम में हमारे पास क्या होता है? एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है. ओके, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. Nuclear force acts only inside the nucleus, hence it acts
only between protons and neutrons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही न्यूक्लियस के अंदर है, तो उन पे ही वो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा. न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ इनसाइड द न्यूक्लियस एक्ट करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करेगा. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर. न्यूक्लियर फोर्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, weak nuclear force and strong nuclear force. As the name suggests, weak nuclear force weak होगा, strong nuclear force strong होगा. And to give you an information, strong nuclear force is the strongest force among all these forces. कोई भी force nuclear force से strong नहीं होता. नेचर में जो भी forces है उसमें nuclear force is the strongest force, and in specific स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक है. ओके, सो एज द नेम सजेस्ट, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इट्स एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इट इज अ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, तो बहुत ही छोटा न्यूक्लियस है. एटम बड़ा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है. ऑलरेडी एटम छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल. ओके, तो जो न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर्स के ऑर्डर का है. ओके, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो भी बहुत ही शॉर्ट रेंज में लग रहा होगा. तो इट इज वेरी वेरी शॉर्ट रेंज. ओके, इट विल एक्ट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक पता रहना चाहिए. वीक न्यूक्लियर फोर्स हम लोग कब देखेंगे? व्हेन वी डू रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम स्कूल, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवी न्यूक्लियर इनटू लाइटर डॉटर न्यूक्लियर. तो जब रेडियो एक्टिविटी होगा, रेडियो एक्टिव डीके होगा, तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होता है. ओके, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा याद रखना है. ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, ये तीनों फोर्सेस हमेशा ही अट्रैक्टिव रहेंगे. लेकिन सिर्फ एक ही फोर्स है जो थोड़ा अलग कैटेगरी का है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव. लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. ओके, तो ऐसा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है. नाउ वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड जनरली इज व्हाई डू टू प्रोटॉन्स, हमारे पास ये रेड कलर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास दो प्रोटॉन्स है. देखो, दोनों प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है. तो इफ यू सी Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा इन दो प्रोटॉन्स के बीच में? इट विल बी रिपल्सिव, बिकॉज दीज टू प्रोटॉन्स आर लाइक चार्जेस, तो रिपल्सिव फोर्स होगा. तो ये दोनों प्रोटॉन्स जो मैंने यहां पे बनाया है, इनके बीच में भी क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन होने के कारण ये न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन्स है, ये दूर भाग जाने चाहिए कि नहीं? न्यूक्लियस को फोड़ के ये दोनों बाहर आ जाने चाहिए. तो ऐसा होता है क्या? क्या दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस को फोड़ के बाहर आ जाते हैं ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स? नो. तो व्हाई डोंट दे रिपेल? द आंसर इज दे डू रिपेल. वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पर उस रिपल्शन से कई ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करता है. इफ यू रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन. तो इसीलिए दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब अट्रैक्शन कहीं ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण है, और रिपल्शन थोड़ा ही है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है. ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो अट्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी हाई, एंड रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिलेटिवली लेस. हेंस दे डू नॉट फॉल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर.
वो न्यूक्लियस में अंदर ही रहते हैं. ओके, सो दैट इज वन